हमारी गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस भी तो चुप नहीं रहेंगे ना। स्पाई ऑपरेशन हुआ था, उससे हमने पाकिस्तान को 10 साल पीछे भेज दिया था। डेथ थ्रेट वाले मैसेजेस भी आ रहे हैं। 1 लाख बार कहूंगा वंदे मातरम। चाहे आप कोई फतवा दें या ना दें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हमारे साथ हैं अल्लाह के बंदे, कमाल के एक्शन हीरो, कमाल के मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर। मतलब ये कोई हीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब कुछ खुद करते हैं। अगर आप इनकी रिसेंट जो हालिया रिलीज है उसे देखेंगे तो स्क्रीन प्ले इनका है, कहानी इनकी है, डायरेक्टर ये हैं और इन्होंने एक्शन भी कोरियोग्राफ किया है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त ज़हीन और मेरे भाई फारूक कबीर जी, जिनकी सलाहकार को मैंने बिंज वॉच किया और आप सभी उसे पसंद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे हैं और उसका फीडबैक जो है वो बहुत भी पॉजिटिव होगा। भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मालिक की कृपा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं देख रहा था आपका वीडियो। शुरुआत में आपने एक्टर के तौर पे बेहतरीन फ़िल्म से वो किया था खुद अपने दम पर, और उसके बाद फिर धीरे से डायरेक्शन में आए। क्यों? नहीं, दरअसल वो मेरी पहली जो फ़िल्म थी अल्लाह के बंदे, उसमें जो पार्ट मैंने किया उसमें बतौर एक्टर, वो फ़िल्म लिखी मैंने, डायरेक्ट मैंने की है। उसके लिए मैं नॉमिनेटेड भी था बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर हर जगह उस साल के लिए। लेकिन जो एक्टिंग वाला पार्ट था, वो जिस एक्टर को कास्ट किया था वो 4 दिन पहले भाग गया और मेरी सारी डेट्स नसीरुद्दीन शाह की, अतुल कुलकर्णी, शर्मन जोशी, ये सब की डेट्स और शेड्यूल वगैरह सब लॉक था। छोटे बजट की फ़िल्म थी, बिल्कुल टाइम नहीं था शेड्यूल चेंज करने का। तो वो 3-4 दिन हमने बहुत सारे एक्टर्स ढूँढने की कोशिश की जो उस छोटे बच्चे को मैच कर जाते जिसको मैं ऑलरेडी कास्ट कर चुका था। तो फिर थोड़ा-सा मुझे खुद प्रोड्यूसर ने, शर्मन ने और नसीर साहब ने फ़ोर्स किया कि तुम ही कर लो ये पार्ट, क्योंकि एक्टर और डायरेक्टर दोनों सेट पे रहेंगे, डेट्स-वेट्स की कोई चक्कर होगा नहीं। तो बस बाँध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, वो उस लेवल पे उसको कर दिया था तो उस वक़्त। शुरू से ही डायरेक्शन का ही आपको मतलब चॉइस थी, जी, जी, वही करना हमेशा से चाहते मुझे थे। राइटिंग का बड़ा शौक है और मैं लिखता बहुत पेशेंटली हूँ। 5-5, 6-6, 7 महीने, 9 महीने भी अगर मुझे एक कहानी को लिखना पड़े, जब तक मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता उस कहानी से, मैं उसको लिखता रहता हूँ। खुदा हाफ़िज़ जैसी फ़िल्म भी 9 महीने के कोर्स पे लिखी गई थी। सलाहकार की स्क्रीन प्ले, डायलॉग वगैरह सब, इसको 6 महीने लगे। तो जब तक मैं लिखता नहीं हूँ, ना ही मैं किसी प्रोड्यूसर से मिलता हूँ, ना ही मैं किसी एक्टर से मिलता हूँ। मैं लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिखने का शौक है। और फिर डायरेक्ट तो मैं करता ही हूँ, बिकॉज़ मैं अपने ही खुद के मटेरियल को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर देता हूँ जब मैं डायरेक्ट करने के लिए जाता हूँ उसको। ये लिखने का जो शौक है वो कब से शुरू हुआ? लिखने का शौक स्कूल से ही है। मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी को हेड किया करता था। सारे डिबेट्स मैं लिखता था। अपने से कहीं ज़्यादा सीनियर लड़कों के डिबेट्स मैं उनको लिख के दिया करता था। और एनकरेजमेंट था काफ़ी, बचपन से ही घर पे उर्दू पोएट्री और उर्दू लिटरेचर को लेके बड़ा मुझे ज्ञान मिला अपने पेरेंट्स से, अपनी मॉम से। स्कूल में हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। हम लोग प्रेमचंद जी के बहुत सारे प्लेस किया करते थे स्कूल में। हमारा एक हिंदी थिएटर था और एक इंग्लिश थिएटर था। दोनों को ही मैं कई साल तक हेड करता था। और इंग्लिश थिएटर में हम लोग शेक्सपियर के प्लेस किया करते थे, हिंदी थिएटर में प्रेमचंद जी के प्लेस किया करते थे। तो ये लिखने का और आर्ट्स और लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स से बचपन से ही, कुछ 5वीं 6ठी कक्षा से ही एक रुझान रहा और स्कूल में वो एनवायरनमेंट था ड्रामा का और थिएटर का और डिबेटिंग का, वो बहुत ही एक्टिव जगह थी उस वक़्त। तो वो कोई भी इम्प्रेशनेबल बच्चों के लिए जब उनको एक अच्छा माहौल मिलता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर वो उसी चीज़ को जज़्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो थोड़ा-सा नेचुरली, ऑर्गेनिकली हो गया ये। और फ़िल्मों का शौक? फ़िल्मों का शौक मुझे हमेशा से ही रहा है, मतलब मैं जब से याद है मुझे, इनफैक्ट मेरी मम्मी बड़ी सरप्राइज़ हुआ करती थी, क्योंकि बचपन में बैठ के मुझे जो एक फ़िल्म बहुत पसंद थी एज़ अ 7-8 ईयर ओल्ड, वो थी वी शांताराम जी की दो आँखें बारह हाथ। और राज कपूर साहब की मुझे सारी फ़िल्में बहुत पसंद थी। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैंने मेरा नाम जोकर देखी, बहुत मैं रोने लग गया वग़ैरह, मैं कुछ 10, 11, 12 साल का होऊँगा। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि राज साहब इज़ नो मोर, मतलब वो है नहीं अभी इस पृथ्वी पर। तो मुझे बड़ा सदमा हुआ इस बात का।
कि मैं राज साहब को कभी देख नहीं पाया, राज कपूर को कभी देख नहीं पाया। तो I'm somewhere chasing the, and of course I've grown up on Manmohan Desai Sahab's films, and so my idea of cinema is slightly more populist. मैं चाहता हूँ कि हाँ, ज़्यादातर कहानियाँ असली कहानियों पे आधारित हैं, लेकिन आई थिंक ये जो अपब्रिंगिंग है राज कपूर की फ़िल्मों की और मनमोहन देसाई की फ़िल्मों की, वो रियल कहानियों को भी मैं थोड़ा-सा सिनेमैटिकली इंटरप्रेट करता हूँ। वो शेक्सपियरियन ड्रामा, वो प्रेमचंद जी की कहानियों में एक इन्हेरेंट रिश्तों को लेके बड़ा डायनामिक ड्रामा रहता था। सोसाइटी को लेके बड़ा उनका एक डायनामिक ड्रामा रहता था। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव बड़ा अच्छा रहा लिटरेरी तौर पे। फिल्मों की दुनिया में एंट्री कैसे हुई? बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत रिजेक्शंस फेस किए हैं, बहुत लोगों के ऑफ़िस में घंटों बैठा हूँ अपनी स्क्रिप्ट्स लेके। लंबी जर्नी रही है स्ट्रगल की। मेरा सौभाग्य ये था कि करण जौहर के फ़ादर जो अब गुज़र गए हैं यश जौहर जी। जी, ये स्वर्गीय यश जौहर जी, तो उनके थ्रू मुझे मेरी पहली नौकरी मिली थी। वो बड़े ही काइंड इंसान थे, मेरे फ़ादर के दोस्त थे। दोनों बड़े पंजाबी एक पिंड वाला उन लोगों की एक दोस्ती थी। मेरे फ़ादर भी गुरदासपुर से हैं ओरिजिनली, तो बड़ी खड़ी बोली पंजाबी बोलते थे और यश अंकल हमारे घर पे आया करते थे। जगजीत साहब आके इम्प्रॉम्प्टू गाने की महफ़िलें वग़ैरह ये सब हुआ करती थी। तो स्कूल से निकलते ही 11वीं कक्षा में ही मैं ड्रॉप आउट कर दिया मैंने स्कूल से और मैं सीधा जाके यश अंकल से मिला अपने फ़ादर के रिकमेंडेशन पे। और उस वक़्त एक फ़िल्म बन रही थी शाहरुख खान साहब की, तो उसमें मुझे एज़ अ लास्ट असिस्टेंट नौकरी मिल गई। वो मैंने नौकरी पकड़ ली एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक एंड थैंकफुली जो माहौल रहा शाहरुख खान, जूही चावला, करीना, संतोष सिवम, अज़ीज़ मिर्ज़ा, ये सब जो लोग थे, ये बहुत अच्छा माहौल था किसी भी यंग इंसान के लिए, उस माहौल में रहना और उस माहौल को जज़्ब करना। So that way, my beginning, I was fortunate कि I worked around some good people, but the struggle to make movies has been very real. Uh, बहुत sacrifices दिए हैं मैंने, बहुत सब्र रखा है, बहुत खून के घूँट पिए हैं, बहुत ज़िल्लतें सही हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपना सर नीचे रख के चुपचाप मुझे हमेशा अपनी क्षमता पे यकीन रहा है। वो चाहे कितने भी रिजेक्शंस मैंने फेस किए हों, मुझे मेरी क्षमता पे कभी भी मुझे डाउट नहीं रहा है। तो मैं अपनी क्षमता के ऊपर मुझे हमेशा यकीन रहा है कि हाँ, मेहनत से मैं कर लूँगा। पहली बार इस फ़िल्मी दुनिया की सच्चाई से सामना कब हुआ? फ़िल्मी दुनिया की सच्चाई क्या है, बहुत बड़ी दुनिया है इसकी, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। मैं ये कहूँगा द स्ट्रगल इज़ रियल। एक डायरेक्टर का काम हमारी इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे काम नहीं कर रहे हैं, बट सबसे मुश्किल काम डायरेक्टर का होता है क्योंकि ये मीडियम डायरेक्टर का है। यहाँ डायरेक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सारे अलग-अलग आर्ट्स को और फैकल्टीज़ को एक साथ लेके आके फ़िल्म बनाए। एक्टर आता है, अपना काम करता है, चला जाता है, हर इंसान अपना काम आके करता है, चला जाता है। लेकिन एक डायरेक्टर के ज़हन में होता है कि वो कैसे हर चीज़ को बूँद के एक साथ परोसने वाला है एक ऑडियंस के लिए। ये ज़िम्मेदारी डायरेक्टर की रहती है और इसलिए जब फ़िल्म चलती है, तो बहुत सारा श्रेय एक्टर्स को जाता है, जब नहीं चलती है थोड़ा तो कम डायरेक्टर के डायरेक्टर्स ऊपर को जाता है और जब नहीं चलती है, तो साहब ठेकरा फोड़ डायरेक्टर दिया ने जाता है काम डायरेक्टर। अच्छा नहीं किया है। दूसरी चीज़ हमारी इंडस्ट्री की जो लोग रियलाइज़ नहीं करते कि एक प्रोड्यूसर, एक्टर, एडिटर, कैमरामैन, म्यूज़िक डायरेक्टर, ये सारे लोग जो हैं एक फ़िल्म से इन्वॉल्व्ड हैं, ये 1 साल में 3-3, 4-4 फ़िल्में या प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। लेकिन एक डायरेक्टर एक टाइम पे एक ही चीज़ करता है। वो अपनी एक फ़िल्म को या अपनी एक सीरीज़ को अपना सब कुछ दे देता है जब तक वो ख़त्म ना हो। अ डायरेक्टर इज़ द मोस्ट इन्वेस्टेड पर्सन इन द प्रोसेस। चाहे आप माने या ना माने, चाहे आपको डायरेक्टर का काम अच्छा लगे या ना लगे। बट जो जो खूबी के डायरेक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए आप ये डेफ़िनेटली सोच सकते हैं कि अगर वो कामयाब हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी 100% इन्वेस्टेड इन द एंटायर प्रोसेस। शाहरुख खान ने किसी डायरेक्टर को ये कहा था, मेरे से बात हो रही थी, कि ये जो शॉट है, टेकिंग है, ये सब चीज़ें आप कर लोगे। आप इंटेलिजेंट हो, आपने मेहनत की हुई है।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सेट पे अलग-अलग सोच विचार के, अलग-अलग मेंटालिटी के एक्टर्स हैं, कास्ट एंड क्रू है, उन सबको कैसे एक पेज पे रखना, उनको मैनेज करना, मतलब ह्यूमन मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक जी, डायरेक्टर के लिए। बिल्कुल, ह्यूमन मैनेजमेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के ईगोज़ बहुत फ्रैजाइल हैं, बहुत ही फ्रैजाइल हैं। और मुझे लगता है आर्टिस्ट्री में और क्रिएटिविटी में जब 2 लोग साथ में जुगलबंदी कर रहे हैं, जब क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस ईगोलेस होना चाहिए। उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से क्रिएट कर पाते हैं। तो फिर जो सामने वाला बोलता है वो आपको एक्सेप्ट होता है, जो आप बोलते हैं वो सामने वाले को एक्सेप्ट होता है और एक हार्मनी होती है सेट पे उस माहौल में काम करने की। सो द क्रिएटिव प्रोसेस with between collaborators should be an egoless process. You should realize we are all coming together to make something good happen. So there should be no egos. कई सारे डायरेक्टर्स के ना अलग-अलग टैक्टिक्स होते हैं, ये बड़े स्टार्स के ईगो को सँभालना और ये सब करने के। मैं एक डायरेक्टर को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो क्या करते थे अपने असिस्टेंट्स को गाली देना शुरू करते थे, गुस्सा करना शुरू करते थे। ये खबर एक्टर तक जाती थी, स्टार कास्ट तक जाती थी और वो थोड़ा-सा समझ जाते थे कि अभी मूड थोड़ा ख़राब है या उनके उसमें ज़द में ना आएँ, तो चुपचाप अपने काम पे आते थे। फारूक भाई का क्या टैक्टिक है अपने सेट पर इस तरह की चीज़ों को सँभालने का? ट्रांसपेरेंसी, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट सा आदमी हूँ। मेरे चेहरे पे जो भी इमोशन चल रहा होगा आप मेरे चेहरे पे देख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सिवाय मेरी तकलीफ़ों के बाकी सारे आप इमोशंस देख लेंगे। बट ऐसा कोई टैक्टिक नहीं, आई ट्राई टू जस्ट कीप इट वेरी जेन्युइन एंड रियल विद पीपल एंड आई थिंक एक डायरेक्टर को अपनी एक सीमा और एक जो टेरिटरी है उसको मार्क कर देना चाहिए। ये ज़रूरी है। आप हर टाइम हर किसी का सजेशन नहीं सुन सकते हैं। आपको फाइनली अपने कन्विक्शन पे जाना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सेकंड गेसिंग चल रही है। ख़ासकर कोविड के बाद से हर आदमी सेकंड गेस कर रहा है, ये फ़िल्म चलेगी, नहीं चलेगी, फलाना होगा, ढमका ये सब बहुत चल रहा है सेकंड गेसिंग। तो वो सेकंड गेसिंग से दूर रहने के लिए बेस्ट है कि आप अपने कन्विक्शन पे कायम रहें और अपने कन्विक्शन के लिहाज से बनाएँ। अब जैसे एनिमल का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, मुझे वो फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। अब अगर आप एनिमल की स्क्रिप्ट किसी को दी जाए, अगर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल की स्क्रिप्ट देते किसी को पढ़ने के लिए, तो शायद ही बहुत कम लोगों को ऑन द पेपर ये समझ में आता कि ये क्या बनाने जा रहा है आदमी, है ना? बट वो बनाने के बाद ही होता है एंड थैंकफुली ही स्टक बाय हिज कन्विक्शन and made the film and the rest is history, right? So you have to stand by your convictions. As much as this is a collaborative process, uh, this also needs a certain clear demarcation के भाई ये इसकी लक्ष्मण रेखा है, इसके बाद मुझे आप कुछ मत कहिए, मैं अपने लिहाज से, अपनी ज़हनियत से, अपनी समझ से, अपने कन्विक्शन से कहानी बनाऊँगा। वरना तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हर आदमी आपको बताता है आपको आपकी फ़िल्म कैसे बनानी चाहिए। बट आदमी को सजेशन भी उससे लेना चाहिए ना जो अपनी फ़ील्ड में कामयाब हो या आप उसके काम के लिए उसकी इज़्ज़त करते हो। ऐसे लोगों से मुझे सजेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सेट पर जिस तरीके के टैंट्रम्स या ईगोज़ दिखाई देते हैं, खासकर मेन लीड्स और स्टार कास्ट के, वो अगर हुआ है, किस तरीके से उसको टैकल किया है? कभी वियर्ड सा कोई आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ मुझे ना बताना चाहो? फ्रैंकली स्पीकिंग जो जो बड़े थोड़े से बड़े या और बेटर नोन एक्टर्स हैं, उनमें से कभी किसी ने कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। इट्स समटाइम्स द लेसर नोन एक्टर्स हू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू मेक एन एंटायर फ़िल्म हैपन। तो कभी-कभी वो लोग उलझ जाते हैं। मुझे लगता है एक्टरों को अपने आस-पास क्या हो रहा है ना, उन उलझनों को छोड़ देना चाहिए जब वो एक सेट पे हों और बतौर एक कैरेक्टर ही पेश आना चाहिए। और मैं बहुत सारे एक्टर्स को शुरू होने से पहले बोलता हूँ कि प्रोटेक्ट योर स्पेस, प्रोटेक्ट योर मेंटल इक्विलिब्रियम एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइज़ अराउंड यू सो दैट व्हेन यू मुझे एक बात बताइए जब आप सेट पे हैं, वो अगर आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं है, तो क्या वो 12 घंटे से ज़्यादा और कुछ ज़रूरी काम है आपका इस पृथ्वी पर? नहीं होना चाहिए। अगर आपकी
गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं है, देन नथिंग शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन दोस 12 आवर्स दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन सेट। इसी के लिए तो आप आए हैं करने के लिए, हर आर्टिस्ट जो जुड़ता है। फारूक भाई, शुरुआत शॉर्ट फिल्म से हुई आपकी? जी, अजय देवगन अजय देवगन। सर के साथ मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म की थी। तभी तभी मैं ताज़ा न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी से स्क्रीन राइटिंग वगैरह सब सीख-साख के आया था, और एक वो शॉर्ट फ़िल्म थी जो अजय सर के साथ की थी। पहली फिल्म में इतना बड़ा कलाकार, मैं उनको इस समय का सबसे बड़ा स्टार एक्टर मानता हूँ कि हाँ। हर रूप में, हर किरदार में वो ढल जाते हैं। हाँ जी, वो श्रेय जाता है एक्चुअली मेरे पिछले प्रोड्यूसर जो थे कुमार मंगत साहब, तो उनको वो श्रेय जाता है। वो अजय सर को उस शॉर्ट फ़िल्म के लिए लेके आए थे, और उन्होंने वो शॉर्ट फ़िल्म पे मुझे ब्रेक भी दिया था। और पहली जब फिल्म फुल फ्लेजेड फिल्म की आपने, उसमें भी इतना ऑनसेम्बल कास्ट, मतलब नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह, उनकी एक्टिंग के बारे में मतलब वर्ड्स कम हैं, शर्मन जोशी, सब इतने कमाल की आपकी कास्टिंग। फर्स्ट टाइम आप फिल्म बनाने जा रहे हो और जिसमें 4 दिन पहले आपका मेन लीड गायब हो जा रहा है, इतना कन्विक्शन आपके स्टोरी पे, आपके डायरेक्शन पे, इतने माहिर लोगों को कैसे आया था? कन्विक्शन इसलिए आया था क्योंकि राइटिंग मज़बूत थी। वो राइटिंग मैंने अगेन 7-8 महीने की वो राइटिंग थी। तो स्क्रीन प्ले बहुत मज़बूत था ऑन द पेज, और उन सब ने उस स्क्रीन प्ले और उस राइटिंग पे और थोड़ा बहुत मेरे नरेशन और जो प्लानिंग मैं ऑलरेडी कर चुका था। मैं बहुत ज़्यादा प्लान करता हूँ, अपने प्रेप में मुझे बहुत ज़्यादा वक़्त बिताने लगता है। मैं शूट तो फिर भी बहुत जल्दी कर देता हूँ। आप मेरी कोई भी फ़िल्म देखें तो जो टाइमिंग ऑफ शूट है, वो बहुत ही मिनिस्क्यूल सा है, मतलब उतने टाइम क्योंकि में। आपकी होमवर्क इतनी मजबूत रहती है ना। हाँ जी, तो आई एम अ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर, आई फ़ील उस लिहाज़ से मैं इतनी प्लानिंग कर देता हूँ कि हम हमेशा स्केड्यूल से, टच वुड, हमने हमेशा स्केड्यूल से पहले ही अपनी मैंने फ़िल्में और अपना काम ख़त्म किया है। कभी भी स्केड्यूल के ओवर नहीं गया हूँ मैं। और कम रिसोर्सेज में वो फ़िल्म बनाई आपने, अल्लाह के बंदे। जी। और लोगों को, मैं आज जैसे कि आपसे शुरुआत में ही बता रहा था कि उसका इम्पैक्ट था, जी। ख़ासकर लखनऊ के लोगों को। हम उस समय लखनऊ में थे। जब फ़िल्म, क्योंकि इंडस्ट्री में ना कलेक्शंस और ये सब के हिसाब से आपको तौलते हैं, आपको मालूम है। फ़िल्म उस लेवल पे नहीं की होगी, हालाँकि कम रिसोर्स में बनी और आपके लिए वो फ़ायदे का सौदा रही होगी, जी, मुझे जहाँ जी, तक जी, मालूम है। जी। लेकिन अगर वो देखते हैं कि हिट है, फ्लॉप है, इस तरीके से इंडस्ट्री के लोग, उसके बाद रिसेप्शन कैसा था इंडस्ट्री का? एक्चुअली जब जब वो पहली फ़िल्म बनी अल्लाह के बंदे ना, तो वो बहुत सारे लोग ऐसी फ़िल्में बना नहीं रहे थे। मतलब वो तभी भी वो दौर नहीं आया था कि बहुत छोटे बजट की फ़िल्मों को उतना एग्ज़िबिशन नहीं मिलता था। तो बस वो थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन, एग्ज़िबिशन के चक्कर में उतना उसको वाइडर व्यूअरशिप उस टाइम पे थिएटर्स में नहीं मिली थी। बट एप्रिसिएशन इमेंस मिला, फ़िल्म ने पैसे भी कमा लिए जिस बजट के लिए वो बनी थी। तो वो सारा कॉस्ट रिकवर थैंकफुली हो गया था, बिकॉज़ वो कम बजट में बनी थी, और बहुत लोगों ने उस वक़्त सहयोग भी किया। उसके बाद लेकिन इंडस्ट्री में स्ट्रगल मेरा जारी रहा है। आज भी आई आई स्टिल फ़ील लाइक आई स्टिल फ़ील लाइक मतलब मुझे कल बहुत ही एक सीनियर वेल विशर हैं इंडस्ट्री के, बहुत ही सीनियर आदमी, हम सब उनको जानते हैं। उनका कल फ़ोन आया, मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको सलाहकार बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने एक गो में देख ली, और वो बहुत एंटरटेन हुए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू हैव नॉट गॉट योर ड्यू, बट वन डे यू विल। यू सो डिज़र्व बेस्ट। इट्स ओके, मतलब खुदा हाफ़िज़ में बहुत तारीफ़ हुई, अब सलाहकार की हो रही है। इट्स ओके, आई एम हैप्पी फॉर व्हाटएवर गॉड हैज़ गिवन मी। आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल सर्वाइविंग इन द इंडस्ट्री विदाउट हैविंग एनी सच गॉडफ़ादर और इन द या बैकिंग। सलाहकार पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले वो जो कलाकार जो अल्लाह के बंदे में आया था और जिसको इतना लोगों ने पसंद किया इंक्लूडिंग मी, वो फिर एक्टिंग की दुनिया से क्यों हट गया और फिर डायरेक्शन में ही क्यों रहा? मुझे लिखना और डायरेक्ट करना ज़्यादा पसंद है। मैं चाहता हूँ कहानी मैं कहूँ। ये मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एज़ अ क्रिएटिव पर्सन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये मेरी कहानी है। मैं इस कहानी को कह रहा हूँ पूरी तरह से, बिगिनिंग से लेके एंड तक। दैट्स अ बिगर हाई फॉर मी देन एक्टिंग वाज़। एक्टिंग केम टू मी वेरी नेचुरली एंड ईज़िली। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी एट लीस्ट। मेरे लिए एक्टिंग बहुत ही सिंपल काम है। और इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत एक्टिंग समझता हूँ मैं, तो मुझे अपने एक्टर्स के साथ काम करने में भी ज़रा आसानी हो जाती है। उनको भी मेरे साथ काम करने में फिर मज़ा आता है, क्योंकि फिर थोड़ा-सा
करके दिखा देता हूँ, थोड़ा हम एक्टिंग के बारे में और डिटेल से काम कर पाता हूँ मैं परफॉर्मेंसेस पे सारे एक्टर्स के साथ। वो जैसा कि मैं मुकेश ऋषि और नवीन से भी ये बता रहा था कि अगर आपका डायरेक्टर अच्छा एक्टर हो, तो वो जो इमोशंस हैं, वो फीलिंग है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता है सीन वाइज़। हाँ जी, बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो एक्टर्स भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो राज राज साहब साहब जो एंड आपके पसंदीदा लोग हैं, वो तो हाँ, रहे ही Raj हैं। Saab and Subhash Ghai at one point and many other all good directors, I think good actors also. भाई वो जो खुदा हाफिज़ थी मतलब कोविड के दौरान आई मुझे याद है और इतनी ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन जब रिलीज़ हुई वर्ड ऑफ माउथ से लेके और जिस तरीके से उसका मतलब लोगों ने उसे पसंद किया वो कमाल था जब आप बना रहे थे और वो हमेशा आपका कन्विक्शन और दिल से उस पे काम करते हो आपको पता था कि ये कहानी जो है इतना दिल तक पहुंचेगी लोगों के। हाँ, मुझे लगता था कि मैंने अगर सही बना ली, सही सूझबूझ से अगर मैंने बना ली, तो ये डेफ़िनेटली एक सर्टेन किस्म के ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी। थैंकफुली वो खुदा हाफ़िज़ ने अपनी ऑडियंस से कहीं ज़्यादा वाइडर ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया। तो ये बात मुझे बाद में समझ आई कि अच्छा एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के भी वो फ़िल्म देख पा रहा था, तो बहुत सारी ओल्डर ऑडियंस ने भी फिर कनेक्ट किया उस कहानी के साथ। क्योंकि कोई गाली-गलौच नहीं थी, ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं था कहानी में। ऐसी कोई वल्गैरिटी नहीं थी, तो फैमिली साथ में बैठ के देख सकती थी। जबकि वो फैमिली जॉनर वाली फ़िल्म थी नहीं, बट क्योंकि कोविड था और फैमिलीज़ साथ में बैठी हुई थी, तो बहुत सारी फैमिलीज़ ने साथ में देख लिया। तो एक बहुत ओल्डर ऑडियंस ने भी उस कहानी को देखा, व्हिच वाज़ अ गुड लर्निंग फॉर मी। मेरे ख्याल से वो फैमिली ऑडियंस के लिए तो थी मैंने कंप्लीट बनाई एंटरटेनर वैसे थी। उस हाँ। सोच से नहीं थी, मैंने यंग इंडिया के लिए बनाई थी वो कहानी। मैंने हर आदमी जो प्रेम शुरू करता है, जिनकी नई-नई शादियाँ हुई हुई हैं या जो शादीशुदा किस्म के लोग हैं, उनके लिए मैंने बनाई थी। आई हैड आपने नॉट सही इमोशन हिट किया था। ये लेकिन ये एक चीज़ बताइए, विद्युत इंडिया का सबसे बड़ा एक्शन स्टार, जब आप कास्ट कर रहे थे, उसको एक अलग अवतार में लेके आ रहे थे। इसमें एक्शन एक्शन बहुत नेचुरल था और उतना ज़्यादा था नहीं, इसमें इमोशनल ज़्यादा पॉइंट था। इमोशनल क्वोशंट ज़्यादा दिख रहा था उनका। जब आप कास्ट कर रहे थे, तो लोगों ने ये बोला नहीं कि इसको इस रोल में क्यों लेके आ रहे हो? हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला बट ये तो इंडस्ट्री का काम ही है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो इंडस्ट्री में चलता रहता है, कोई किसी ना मैं हर चीज़ को सेलिब्रेट करता हूँ, चाहे मैं फ़िल्म मेकर को जानूँ, एक्टर को जानूँ, ना जानूँ। एज़ लॉन्ग एज़ फ़िल्म चल रही है, मैं खुश हूँ। चाहे वो मेरी हो, किसी और की हो, किसी दुश्मन की फ़िल्म क्यों ना हो, जबकि ऐसा कोई है नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री में फ़िल्में चलती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी सैयारा की सक्सेस से भी मुझे बड़ी खुशी हुई, जबकि ना मैं कभी ना मैं मोहित को जानता हूँ, ना मैं वाईआरएफ में किसी को जानता हूँ, ना उन एक्टर्स को, बट आई एम हैप्पी दैट दैट फ़िल्म हैज़ डन वेल। तो विद्युत के लिए भी बहुत लोगों ने डाउट किया था कि ऐसे किस्म के रोल में विद्युत सूट करेगा या नहीं करेगा, बट मैं श्योर था। एक बार मैं विद्युत से मिला तो मैं श्योर था बिकॉज़ मुझे लगा अरे ये मार्शल आर्ट्स सब लोग ये कहते हैं बट इस इंसान में एक गहराई भी है। और देखिए कोई भी विद्युत जैसा आदमी अगर इतना पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी है, तो यानी वो अपनी काबिलियत पे अपने स्किल सेट को वक़्त देता होगा। वक़्त कैसे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे दिन में वो आदमी ट्रेनिंग करता है। तो मुझे पता था कि डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन को प्लस मुझे एक्टिंग में थोड़ा-सा एक्टिंग का भी रुझान उनको आ जाए, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए एक अच्छे कैरेक्टर से, एक अच्छे कहानी से, होपफुली एक क्लियर डायरेक्टर से, तो मैं थोड़ा-सा उनको बस वही डिसिप्लिन मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू क्रिएटिंग अ परफॉर्मेंस। तो वो 3 महीने की रीडिंग्स रहीं, 3 महीने के वर्कशॉप्स रहे। उन्होंने लिटरली मैंने हर सीन पे उनसे लिटरली मसल मेमोरी क्रिएट करवाई थी। मैंने कहा देखिए आप कोई भी एक मार्शल आर्ट का एक कोई चीज़ कर लेते तो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है ना। अब ये सीन हम इतनी बार करेंगे कि जब हम सेट पे जाएँगे, आपकी मसल मेमोरी शूट इन कर जाएगी, क्योंकि आपने इतनी बार उसको रिपीट किया हुआ है और आप उस शोरो-गुल में भी शूटिंग के, उस केओस में भी शूटिंग के, आप वो रोल ईज़िली परफ़ॉर्म कर पाओगे। वो सीन ईज़िली परफ़ॉर्म कर पाओगे क्योंकि आपने उसपे मसल मेमोरी बना ली है। मेरे ख्याल से वो एक
एक्शन स्टार के साथ में एक वो जो डायरेक्टर है जिसके अंदर खुद भी एक एक्शन स्टार है, वो भी समझ रहा है उसको। क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था आपकी आपकी वो जो एमएमए वाली वो इतनी तैयारियां और वो सब, रियल लाइफ में आप खुद स्टार हो यार, एक्शन आप जबरदस्त करते हो, मैंने देखा वो वीडियो। नहीं वो ठीक है आदमी एक शौकिया चीज़ है वो, ताकि आदमी डिसिप्लिन रहे। मुझे लगता है एक सेट पे सबसे मजबूत इंसान एक डायरेक्टर होना चाहिए। एज अ डायरेक्टर यू शुड बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड फॉर दैट यू नीड टू जस्ट ट्राई एंड स्टे फिट। तो इसीलिए आपने सलाहकार में जब एक्शन कोरियोग्राफ किया तो मेरे ख्याल से वो बहुत आसान रहा होगा आपके लिए। ये फ़िल्म मेकिंग के बारे में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, बट आपका जो प्यार होता है एक चीज़ को करने के लिए, आपका जो पैशन होता है एक चीज़ को करने के लिए, फिर आप आसान मुश्किल, भूख, नींद, ये सब चीज़ों से परे हो जाते हो। तो मुझे जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है नींद का, खाने का, कम्फ़र्ट का, इन सब चीज़ों का। मैं एक वॉरियर बन जाता हूँ और मैं उस मिशन पे निकल पड़ता हूँ। मुझे मालूम है आप बहुत ही वो बारीकियां जो हैं, जैसे अगर एक्शन कोरियोग्राफ करने की बात है तो वो भी उसकी इतने माइन्यूट डिटेल्स में जाते हो। जो इंटरनेशनल कोरियोग्राफर्स हैं एक्शन के, उनसे आपने चीज़ें समझी हुई हैं, वो सब अपनी फ़िल्म में जब टेकिंग करते हो तो वो सब चीज़ लेकर आते हो। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने काफ़ी फ़ॉरेन एक्शन डायरेक्टर्स के साथ और फ़ॉरेन एक्शन डीओपीज़ के साथ काम किया है, तो उनके साथ काम करते-करते कुछ चीज़ें मैंने भी उनसे सीख ली। तो उन चीज़ों को अब मैं खुद भी कर पाता हूँ थोड़ा बहुत। सलाहकार रिलीज़ हुई है, 5 एपिसोड्स हैं जी। और लोग बिंज वॉच कर रहे हैं, क्रिस्प है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, थ्रिलिंग है। मतलब घर पे भी लोग बैठ के अगर कुछ और नहीं कर रहे हैं, मोबाइल नहीं देख रहे हैं और उनकी एक टकटकी लगाए हुए पूरी सीरीज़ को, सीन्स को एकदम दिल से देख रहे हैं, तो ये आपकी जीत है कहीं न कहीं भाई। और जिस तरीके से आपने स्टोरी लिखी है, जिस तरीके से उसको शूट किया है और एक्टर्स से परफ़ॉर्म करवाया है, वो बेहद कमाल है। हाँ जी, जैसा मैंने कहा हर काम एकदम पूरी तरह से उसमें घुल जाता हूँ मैं अपने काम में, फिर और कुछ नहीं सोचता हूँ और उस दौरान सिर्फ़ वो कर रहा होता हूँ। तो हाँ, सलाहकार का हमेशा से मुझे चाहता था मैं राइटिंग हमेशा टाइट रहे, क्योंकि मैं खुद एक थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस हूँ। जब मैं भी बैठ के कंटेंट देखता हूँ, ये 1-1 घंटे वाले एपिसोड्स ओवर 10 एपिसोड्स या 8 एपिसोड्स, ये थोड़ा-सा मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है मे बी, अनलेस कुछ बहुत ही फ़िनोमिनल चीज़ है। तो मुझे लगा कि अ, ये मैट्रिक्स के लिहाज से भी, व्यूअरशिप मैट्रिक्स वगैरह के लिहाज से भी, मैं जस्ट एक साइकोलॉजिकली स्टडी कर रहा था एज़ सोसाइटी, हमारे व्यूइंग पैटर्न्स कैसे हो गए हैं और उस सोसाइटी का मैं भी हिस्सा हूँ। मेरे व्यूइंग पैटर्न्स भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। अगर मुझे एक ओटीटी सीरीज़ में 15वें मिनट तक कुछ नहीं समझ में आता है, तो मैं छोड़ के कोई और ऑप्शन पे चला जाता हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप एक एपिसोड पूरा देख लेते हो, बट उस एपिसोड के अंत में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपका दिल करे कि आप बाकी सब चीज़ें देख लो। तो ये सब चीज़ों का मुझे बड़ा थॉट था सलाहकार लिखते वक़्त भी। मेरे जो को-राइटर हैं इस पे स्पंदन मिश्रा, वो और हम इसी बारे में हमेशा वार्तालाप करते थे और मैं स्पंदन से अक्सर यही कहता था कि देखो हमको राइटिंग को बड़ा क्रिस्प रखना है ऑन द पेपर इटसेल्फ, क्योंकि मैं वैसे भी शूटिंग में बहुत ट्रीटमेंट करता हूँ। अब जैसे सलाहकार में एक सीन है जहाँ ज़िया उल हक इंडियन एम्बेसी पे आ जाते हैं। अब वो वैसे तो 2 लाइनें लिखी हुई हैं स्क्रिप्ट में सिर्फ़, ज़िया अराइव्स एट द इंडियन एम्बेसी विथ एंटोurage, इट्स 2 लाइन्स, बट मेरे ट्रीटमेंट में मैंने 13 शॉट लिए हैं। वो आ रहे हैं, वो आएँगे, वो आने पूरा एक वाले माहौल हैं, बना वो हुआ है। आ चुके हैं। और जब आ भी जाते हैं तो वो एक तब ऑरा, भी वो एक एक करिश्मा। इम्पैक्ट और एक ऑरा हुँ। होता है। सो आई लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट विथ माय सीन्स एंड आई वांटेड टू इंश्योर अगेन अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू माय एडिटर संदीप फ्रांसिस आल्सो। संदीप ने कुछ बहुत अच्छी, मतलब खुदा हाफ़िज़ तो दोनों सीरीज़ उन्होंने एडिट की हुई हैं, वो मेरे पहले फ़िल्म से मेरे साथ हैं, बट उन्होंने दूसरी अच्छी फ़िल्में लाइक दृश्यम, शैतान, रेड 2 वगैरह ये सारी फ़िल्में भी संदीप ने ही एडिट की हैं, संदीप फ्रांसिस। तो संदीप फ्रांसिस, स्पंदन, मैं, हम जो भी लोग राइटिंग या स्टोरी टेलिंग से जुड़े हुए थे इस पूरे प्रोसेस में सलाहकार के, तो एक विज़न बड़ा क्लियर था मेरा और वो उन सब की भी आम सहमति थी दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ स्लो बर्नर। एक एपिसोड देखा, 2 देखे, फिर आप बाकी एपिसोड 4 दिन बाद देखो, मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था आप एक बार बैठ जाएँ, तो फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे या एक गो में। मैं एक जस्ट लास्ट थॉट खत्म कर देता हूँ।
ओटीटी में एक चीज़ बहुत आज ओटीटी में इम्पोर्टेंट ये है, रेट ऑफ कंप्लीशन। आप कोई सीरीज़ शुरू करते हैं तो आप उसको ख़त्म कर रहे हैं या नहीं। रेट ऑफ कंप्लीशन इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स एज फार एज ओटीटी व्यूइंग इज़ कंसर्न्ड। And thankfully, Salakar, through early internal reports, the rate of completion on Salakar is very good. वही मैं अपने बारे में बता रहा हूँ और मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे दोस्तों ने वन गो में देखा है। जी तो ये कहीं ना कहीं आपकी जीत है, जिस तरीके से आपका डायरेक्शन रहा है, स्टोरी टेलिंग जी, मेरी पूरी टीम की जीत है, सबकी जीत है। एक और जीत इस चीज़ की है, आपके कन्विक्शन और विजन की। जिस तरीके से आपने मुकेश ऋषि और नवीन कस्तूरिया को प्रेजेंट किया है, दोनों का एकदम अलग अवतार रहा है अभी तक फिल्मों और जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं। इतना बड़ा दांव खेलना वो हमेशा आप मतलब मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर के तौर पे इसकी तारीफ करनी चाहिए कि आप आपका कन्विक्शन आप एक्टर में अपनी कास्टिंग में वो पूरा 100% देखते हो और उसको फिर लेकर आते हो। जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। हाँ, बस क्या है, कन्विक्शन कहानी से ही आता है। जब मुझे पता है ना ऑन पेपर कैरेक्टर अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर मैं कोई भी डिसिप्लिन्ड एक्टर के साथ काम कर सकता मैं इसलिए हूँ। भी एज़ बोल रहा लॉन्ग हूँ एज़ ना। एन एक्टर इज़ वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड ऑन सेट, आई कैन वर्क विथ एनी एक्टर बेस्ड ऑन द कन्विक्शन ऑफ व्हाट इज़ रिटन। इसलिए भी फारूक भाई बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आज आप पहले फिल्मों में लोग बोलते थे कि स्टार सेंट्रिक चीज़ें होती हैं। अब ओटीटी में भी वही हो गया है कि कुछ आपको खास स्टार्स या एक्टर्स दिखाई देंगे, उन्हीं के दम पे चीज़ें चल रही हैं। जी। लेकिन ये जो मादा है कि वो जो भेड़ चाल चल रही है उससे अलग हटकर अपने कन्विक्शन के हिसाब से उन लोगों को लेकर आएँ जो आपकी स्टोरी के हिसाब से मुफीद बैठते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आपको भी लोगों ने बोला भी होगा, चैनल के लोगों ने भी बोला होगा कि किसी और को कास्ट कर लो और ये सब। कैसे उससे पार पा पाए आप? नहीं, थैंकफुली जियो हॉटस्टार की जो भी टीम थी सबने बहुत सपोर्ट दिया, और थोड़ा-सा ये जियो हॉटस्टार का एटीट्यूड और रवैया बिगिनिंग से यही रहा कि सर आप जिसको चाहे आप कास्ट कर लो, हम तो आपके कन्विक्शन पे चल रहे हैं। वी आर बैकिंग द मेकर हियर। सो थैंकफुली जियो हॉटस्टार बैक्ड मी फॉर माय विज़न, और ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि कोई इंटरफेरेंस रहा या ऐसी कोई भी चीज़, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई थिंक क्रिएटर एंड नेटवर्क रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्रिएटर को नेटवर्क के साथ इस रिलेशनशिप को समझना चाहिए, और सारे नेटवर्क्स को भी ये रिश्ते को समझना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क एक ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या दिखा रहा है आपको? कंटेंट, यानी कंटेंट कौन बना रहा है? वो कंटेंट क्रिएटर बना रहा है। तो कंटेंट क्रिएटर और नेटवर्क का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। उसको जो नेटवर्क में बड़े लोग हैं या जो अपोज़िट साइड पे फ़िल्म मेकर है, दोनों तरफ से उन लोगों को उस रिश्ते को बड़ा कायम रखना चाहिए, बड़ा म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रखना चाहिए, और एक-दूसरे के कन्विक्शंस को बैक करते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छा कंटेंट नहीं बनेगा। तभी सलाहकार निकल कर आता है। थैंकफुली। लेकिन जी। इंडस्ट्री के लोग तो कुछ वो लोग तो बोल रहे ही होंगे जब आप कास्टिंग कर रहे होंगे कि किसी और को लेना चाहिए और ये सब। हाँ, लोग बहुत कुछ कहते हैं। अभी जैसे आई एम श्योर मोहित सूरी को बहुत लोगों ने कहा होगा कि अरे आप ये सैयारा में किसको कास्ट कर रहे हैं? या वाईआरएफ में आदि चोपड़ा को उनके दोस्तों ने बोला होगा कि अरे व्हाई यू टेकिंग न्यू कमर्स, फिल्में चल नहीं रही हैं, बड़े स्टार्स के साथ नहीं चल रही हैं, आप न्यू कमर्स के साथ क्यों फिल्में बना रहे हैं? बट ये तो आदि चोपड़ा का अस्टाउंडिंग गेज और मोहित सूरी का पैशन, और आई एम श्योर वो एक्टर्स ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया मोहित को कि वो भी उनसे फिर बहुत अच्छा काम निकलवा पाए। सो आई थिंक ऑल थिंग्स वर्कड आउट फॉर देम, इट्स ग्रेट। एक चीज़ जो आपसे पूछनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सीरीज़ में सलाहकार में पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जी। किस तरीके से जो इंडियन स्पाई हैं उसको पूरा नस्ते नाबूद कर देते हैं, वो चीज़ दिखाई गई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के, आर्मी चीफ नहीं है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के डिक्टेटर हैं वो, पाकिस्तान के। और उस जो आपकी कहानी है उसमें भी वो डिक्टेटरशिप ही दिखा रहे थे ज़िया उल हक। और उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा ही बेतुका है, और पूरे वर्ल्ड को धमका रहे हैं एक तरीके से कि आधी जो आबादी है वर्ल्ड की वो ख़त्म कर देंगे और इस तरीके की चीज़ें। आप एज ए डायरेक्टर, और क्योंकि आपकी कहानी से बड़ा मेल खाती है, बड़ा रेलेवेंट है, क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान सलाहकार की कहानी में यही ज़रूरी है कि उस वक़्त जो भी स्पाई ऑपरेशन हुआ था, उससे हमने पाकिस्तान को 10 साल पीछे भेज दिया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। आई थिंक व्हाट व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज़ इज़ दैट आफ्टर दिस मिशन, एज़ शोन इन सलाहकार, पाकिस्तान कुड नॉट गो न्यूक्लियर फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, एंड द आइडिया वाज़ कि ज़िया उल हक के वक़्त में पाकिस्तान शुड नॉट बी अ न्यूक्लियर पावर।
because Zia was trained at the Indian Military Academy in Dehradun, knew our military and its tactics and key installations really well, had a lot of information on India also. And so the threat was that this dictator might be the one who presses that red button. आसिम मुनीर बिल्कुल वैसे ही हैं. I think not only India, the whole world should wake up to the threat of Pakistan's nuclear intentions being real. आज की तारीख में आप मुझे बताइए, पाकिस्तान एक रोग नेशन है या नहीं? जब से पाकिस्तान कायम हुआ है तब से लेके आज तक, सिवाय जिया के वक्त, जिया रूल्ड फॉर 10 years in Pakistan. But apart from Ziaul Haq, no other civilian government, democratic civilian government in Pakistan has lasted even its full 5-year term. आप पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, तो उनकी जेन्युइनली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को ज़बरदस्ती गालियाँ देने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड डेमोक्रेसी ना। अगर पाकिस्तान में एक भी सिविलियन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड एक भी सिविलियन गवर्नमेंट अपना 5 साल टर्म आज तक कंप्लीट नहीं कर पाई है, तो फिर ये काय की डेमोक्रेसी है? जब भी कुछ होता है, आज भी पाकिस्तान में जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, ही सीम्स लाइक अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। भाई आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलते हुए? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? पाकिस्तान के बाकी लोग कहाँ हैं? वो नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलता है और न्यूक्लियर बयान, इतना इर्रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बयान देता है। ये ना इन लोगों की मेंटालिटी, इनको जेन्युइनली ना अब तक एक वर्ल्ड व्यू की समझ नहीं आई है। जहाँ भारत आज प्रोग्रेस, उन्नति, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेल्फ एनरिचमेंट ऑफ द पीपल ऑफ भारत इटसेल्फ, हम उन चीज़ों में लगे हुए हैं। और ये एक नेशन है जो हर तरीके से ना हम लोगों को पीछे खींचना चाहता है, यही सारी चीज़ें करके। आज ऑपरेशन सिंदूर की वजह से भी क्या हुआ, अगर हम हमारा टैक्टिक, अगर भारत का टैक्टिक अच्छा नहीं होता, अगर भारत के डिफेंस सिस्टम्स इतने अच्छे इन प्लेस नहीं होते, तो वो जंग अब तक चल रही होती। ये थैंकफुली द वे द इंडियन गवर्नमेंट एंड द एंटायर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिस्पॉन्डेड टू दिस सिचुएशन इन द टैक्टिकल मैनर, ये उनकी हिम्मत पस हो गई और ये चीज़ यहीं रुक गई। बट ऐसा बयान कह देना कि आप डैम बनाएंगे तो हम उन डैम को, अभी शायद वो भारत की ताकत को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, या ये गलत किस्म की पोस्चरिंग करना चाह रहे हैं। एंड अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतना आके इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, वो न्यूक्लियर स्टेटमेंट आके आपकी ज़मीन पे दे रहा है अगेंस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो यार हमारी गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस भी तो चुप नहीं रहेंगे ना। मतलब आपको लगता है कि ट्रम्प के पंप करने से भी थोड़ा ये ज़्यादा उछल रहे हैं या इस हाँ, तरह के ये बयानबाजी कर रहे ट्रम्प हैं? जिसको भी पंप करते हैं फिर वो गलत रास्ते पे ही जाने लगता है। अब वो चाहे इसराइल हो या पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से ही ट्रम्प का पंप बिल्कुल काम नहीं करता है। और अगर आधी दुनिया को अगर नेस्तनाबूद करने की बात करें तो पूरी दुनिया को फिर इकट्ठा होना चाहिए ऐसी ताकतों के खिलाफ। आधी दुनिया क्या साहब, अगर अगर पूरा जो दुनिया है, अगर वो भारत से ये कह दे कि ठीक है साहब, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप एक ही बार इनके साथ निपट लीजिए अच्छे से, तो पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड दे आर ऑल्सो फेल्ड इकोनॉमी। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? Who are you fooling? You are a failed economy. You are functioning on IMF loans and you are threatening a country like India, which is today the fourth largest economy in the world. मतलब एंड सून गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट। हाँ, soon going to be third largest economy. आप पहले देखो तो आप, who are you trying to fight with? आपके सीरीज में एक बड़ी कमाल की जो मुझे लाइन समझ में आई कि एवरी इंडियन एंड पाकिस्तानी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट Chinese चाइनीज reaction. रिएक्शन। अभी भी आपको कुछ वो रेलेवेंसी इसमें समझ में आती है? हाँ जी, बिल्कुल। Every India and Pakistan action does have an equal and opposite Chinese reaction, whether that's covert or overt. But there are a lot of things going on जो आम जनता भी नहीं समझती है ना, beneath the layers of diplomacy and beneath everything that's geopolitically going on,
China, I'm sure, has its own agenda of supporting Pakistan to keep India on tender hooks. But after the recent Galwan settlement, which is also something that is kind of touched upon in Salakar, I think it will look bad upon China to be continuously supporting Pakistan if they are supporting सीरीज Pakistan. में बहुत कमाल तरीके से आपने जो किरदार दिखाया है सलाहकार का एनएसए का, अगर मैं सही ढंग से उसको समझ पा रहा हूँ, जो एनएसए अभी रिसेंट हैं, जो करंट हैं, अजीत डोभाल जी, और जिस वो जो ऑरा और जो ग्रेविटी के साथ उस किरदार को आपने दिखाया, कमाल है। और उसमें जिस गलवान सेटलमेंट की भी बात कर रहे हैं, वो जिस अंदाज में चाइनीज़ जो एम्बेसी के लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो दिल खुश हो जाता है वहाँ पर। उनका वो स्तर है और उनका वो ऑरा है, और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी जो थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स भी समझता है, वो डेफिनेटली दोवाल साहब से इंस्पायर्ड रहता ही है, या दोवाल साहब को पसंद करता ही है, उनके स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स के लिए, उनके सैक्रिफाइसेस के लिए, उनके इतने साल से जो वो एक भारत की सिक्योरिटी अपैरेटस का एक हिस्सा बने हुए हैं, यहाँ तक के मोदी जी उनको रिटायर भी नहीं होने देना चाहते। ही इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। तो उनसे तो हर भारतीय प्रेरित रहता ही है जो जियोपॉलिटिक्स समझता है भाई थोड़ी बहुत। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सलाहकार प्रेरित है और दिखती है। तो क्या ये आपको ऑडियंसेस का कहना है, ऑडियंसेस वो कंपैरिजन बना रहे हैं। मेरे ज़हन में ऐसा कुछ क्लियर ऐसा नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इंडिया के स्पाई इतिहास के बारे में बात करोगे, तो उसमें आर.एन. काव साहब हैं, उसमें डोभाल साहब हैं, उसमें कुछ और ऐसे बहुत नाम सारे हैं, ब अनसंग हीरोज हैं, बहुत बहुत ऐसे सारे। अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके बारे में हम कभी जानते भी नहीं। जैसे एक सरबजीत थे, वो जो एक पूरा इंसिडेंट हुआ था, वो भी आम जनता को इसके बारे में बहुत डिटेल में पता नहीं है। तो हिंदुस्तान का जो स्पाई काइंड ऑफ सिक्योरिटी अपैरेटस रहा है हिंदुस्तान का, वो बहुत सालों से काम कर रहा है हिंदुस्तान को सिक्योर करने के लिए। तो भारत आज जिस भी अच्छी सिचुएशन में है, इसमें बहुत सारे ओवर द इयर्स स्पाइस के और ये पूरे स्पाई नेटवर्क का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को दुश्मन से एक कदम आगे रखने वो के आपकी लिए। सीरीज में दिखता भी है कि कितना त्याग करना पड़ता है, अपनी फैमिली, अपना हर कुछ देना पड़ता है। मोनी का किरदार जिस तरीके से पाकिस्तान में है और वो जी। चीज़ें कर रही हैं। मेरा ये कहना था कि आप क्या एनएसए को, रॉ चीफ को या डिफेंस मिनिस्टर को, इस तरह के जो पोस्ट वाले लोग हैं उनको दिखाना चाहोगे सलाहकार? जी, मैं बिल्कुल सलाहकार दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा डिफेंस मिनिस्ट्री को ज़रूर दिखाऊँ, जो अभी हमारे एनएसए हैं, उनको दिखाऊँ, जो और लोग हैं सिक्योरिटी अपैरेटस से जुड़े हुए, जो और मंत्री हैं, जो आईपीएस ऑफ़िशियल्स हैं भारत के, क्योंकि कहानी में भी वो कैरेक्टर एक एक्स आईपीएस ऑफ़िसर ही है, जिसकी एक डिप्लोमैटिक पोस्टिंग होती है। तो डिप्लोमेसी में से, डिप्लोमैट्स में से, आईएफएस में से बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा ये कहानी, बिकॉज़ रेलेवेंट है, और कोई ऐसी हॉलीवुड से कॉपीड स्पाई थ्रिलर तो नहीं है, ये हिंदुस्तान की कहानी है। और ये आपने बहुत हिंदुस्ता वल्नरेबल बनाया बताया है। ऐसा नहीं है कि उसको एकदम लार्जर देन लाइफ और वो जेम्स बॉन्ड बताया जी, है। मैं जेम्स बॉन्ड कभी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि रियल स्पाइज़ जो होते हैं, इनफैक्ट वो जेम्स बॉन्ड जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो ऐसे साधारण से दिखने वाले लोग होते हैं, जो घुल-मिल जाते हैं, ताकि वो अपना काम कर सकें, और हमेशा अंडर द रेडार तो रहते हैं। नवीन के साथ वही चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई। जी। वल्नरेबल लगे, जहाँ पर लगता है कि ज़िया के सामने मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी और पूरी तरीके से फँस गए हैं, वहाँ पर उनके इमोशंस रियल लगते हैं। जी। दिखता है कि कुछ भी हो सकता है उनके जी, साथ। तो नवीन की कास्टिंग को भी लोगों ने लेके कहा था कि अच्छा, नवीन कस्तूरिया बट ये स्पाई के रोल में क्यों? मैंने कहा नहीं, नवीन कस्तूरिया परफेक्ट है स्पाई के रोल के लिए, बिकॉज़ नवीन कस्तूरिया इज़ नॉट नेसेसरली अ जेम्स बॉन्ड लुकिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, बट ही इज़ आइडियल टू बी कास्ट इन दिस पार्ट, because that's not what I wanted. I didn't want a 6 foot, very माचो sexy काइंड looking, ऑफ या debonair looking, सिक्स पैक्स एब्स सिक्स वाले पैक और और बहुत ज़्यादा सूटेड बूटेड। गन लेके चल रहा हो। हाँ, तो क्योंकि 78 की भी कहानी है, तो एक वैसा ही किरदार चाहिए था मुझे जो घुल-मिल सके। कुछ चीज़ों में सिनेमैटिक लिबर्टी आप ले सकते हो, आपने लिया होगा। जी। कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई के करीब है ये कहानी, वो बताओ आप? सलाहकार सच से काफ़ी करीब है।
एंड समटाइम्स द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो मैं ये कहूँगा कि जो इसका फ़िक्शन है, वो भी इसकी सच्चाई से ही जुड़ा हुआ है। उसी की परतों से फ़िक्शन जो ऐड हुआ है कहानी में, वो उसी से बना हुआ है। वो कहीं भी उसके उस सच्चाई के असली सार को छोड़ के इधर-उधर नहीं जाती है कहानी ना। उसी सच के सार को लेके उसकी अलग-अलग परतें आप देखते हैं कहानी में। सो सलाहकार इज़ एज़ रियल एज़ इट इज़ फ़िक्टिशियस। पार्ट 2 कब आ रहा है? पार्ट 2 तो जियो हॉटस्टार मुझे बताएगा कब आ रहा है। ऑडियंसेस का प्यार तो फ़िलहाल मिल रहा है, तो अगर जियो को लगेगा कि एक पार्ट 2 आ सकता है, तो फिर जुग जुग जियो, फिर बिल्कुल सबके आना लिए। चाहिए, हमें तो लगता है जिन्होंने देखा है उन लोग को लगता है। हाँ, तो ऑडियंसेस प्यार देंगी तो पार्ट 2 बन जाएगा। जनता के ऊपर होता है सारे ये मैट्रिक्स, पेट्रिक्स ये सब, सब जनता है। उनको पसंद आती है तो सब चलता है, उनको पसंद आता है तो मुझ जैसे फ़िल्म मेकर को भी एक अगला काम मिल जाता है। भाई आपके मेरे जैसे जो चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, वो चाहते हैं और फ़िल्में देखना। अगली फ़िल्म कब आएगी? कुछ किसी स्क्रिप्ट पे काम किया पड़ा हुआ है या फिर क्या है? जी, मैं कंपल्सिव राइटर हूँ। मैं रोज़ आदतन लिखता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं कंपल्सिव राइटर हूँ ही, मैं कॉन्स्टेंटली लिख रहा हूँ। तो कुछ प्रोड्यूसर्स से, कुछ एक्टर्स से बात चल रही है, स्क्रिप्ट लेके मैं हमेशा पहुँच जाता हूँ। तो देखते हैं, देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है। जॉनरा क्या होगा? जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, वो एक इमोशनली और फिज़िकली बहुत ही वायलेंट फ़िल्म है। और उसका वायलेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डीप इमोशन से आता है। और वो कहानी भी थोड़ी-सी सच्ची कहानियों पे आधारित है, एक सच्ची कहानी पे आधारित मेरे ख़्याल से एनिमल के बाद से इस तरह की कहानियों के लिए एक लाइन खुल गई है, मतलब लोग खुले दिल से अब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। है। एनिमल के बारे में अच्छा ये था, एनिमल वाज़ अ जॉनर बेंडिंग फ़िल्म। अब एनिमल को आप किस जॉनर में डालेंगे? आप एनिमल को रिवेंज ड्रामा कहेंगे, या आप एनिमल को कमिंग ऑफ एज ऑफ अ वोलेटाइल कैरेक्टर कहेंगे, या आप एक एनिमल को एक फादर और सन स्टोरी कहेंगे, क्या कहेंगे आप उसको? तो एनिमल काफ़ी सारे जॉनर्स को बेंड करके अपना एक मिश्रण बनाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स नॉट कि एनिमल जैसी कहानियों के लिए रास्ता खुल गया है, इट्स के एनिमल की वजह से अल्टरनेटिव किस्म की कमर्शियल स्टोरी टेलिंग को एक एक रास्ता मिल गया है। पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग स्लाइटली मोर सिनेमैटिकली पुट आउट देयर। वो जो एक हो रहा था ना, रियल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। अरे नहीं यार, हर चीज़ रियल और रिलेटेबल नहीं होनी चाहिए ना। एनिमल आपसे कहता है हेलो, भले ये कैरेक्टर आपकी वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट नहीं करता हो, लेकिन इसके अंदर जो इमोशन चल रहे हैं, वो आपके अंदर भी हैं। बट अब आप मेरी दुनिया में आके इस चीज़ को देखिए, जो कि सिनेमा का काम होना चाहिए। इट शुड ट्रांसपोर्ट यू into a space, into a world which is not yours, है ना? But which you can relate to. इमोशनल ड्रामा, थ्रिलर्स, ये सब आप बना चुके। कभी अगर कॉमेडी इस तरह की फ़िल्में करनी हो, आपके मन में है की अगर आप जाएगी? मेरे साथ एक दिन बिताएँगे तो आपको पता चलेगा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको समझ में आ वो मैं जाएगा। जानता हूँ, तो लेकिन मैं डायरेक्टर के तौर पे ये सोचा था कि एक ऑटेरिज्म होता है कि हर ऑटियर का, हर डायरेक्टर का एक स्टाइल होता है, वो उसको पकड़ के रखना चाहता है। कई सारे लोगों के साथ हमने ये देखा है, लेकिन क्या आप उन चुनिंदा और अलहदा डायरेक्टर्स में से हो जो अलग-अलग जॉनरा को ट्राई करना जी, चाहते मैं हैं? बिल्कुल अलग-अलग जॉनर्स ट्राई करना चाहूँगा, और कॉमेडी भी डेफ़िनेटली उसका एक हिस्सा होने वाली है, फॉर श्योर। मेरी एक कॉमिक स्क्रिप्ट है, होपफुली वो, क्रॉस फिंगर्स जल्दी फिंगर्स देखने को मिले। क्रॉस्ड, बट या आई वुड डेफ़िनेटली लाइक टू एक्सप्लोर दैट। इस खूबसूरत जर्नी से जो आपने खुद अपने दम पे क्रिएट की है, एक वर्ल्ड अपना बनाया है, हमारे जैसे इतने सारे लोग आपके चाहने वाले हैं और जो बेकरारी से आपके प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार करते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सक्सेसफुल पॉइंट क्या रहा है और सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या रहा है? लोएस्ट पॉइंट तो क्या है, अ, इंडस्ट्री ज़रा कठोर भी है। यहाँ लोग रिश्तों का पास थोड़ा भूल गए हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ फॉर इंस्टेंस पैसे की हद ख़त्म होती है, वहाँ ताल्लुकात की हद शुरू होती है। तो एज़ एन इंडस्ट्री मुझे लगता है कि लोग बड़ा ट्रांज़ैक्शनल हो गए हैं, और मेरे साथ भी वैसे कई सारे लो पॉइंट्स रहे हैं।
अ, जहाँ कोई चीज़ कामयाब हुई तो दुनिया भर के फ़ोन आते हैं, फिर जैसे अभी सलाहकार के बाद मुझे कुछ दुश्मनों के भी मैसेजेस और कॉल्स आए हैं, तो मुझे लगता है शायद सलाहकार अच्छा कर रही है, इसलिए ये लोग मैसेज या फ़ोन कर रहे हैं। और फिर कोई चीज़ कामयाब नहीं होती तो सब गायब भी हो जाते हैं। तो मैं इसलिए ना कामयाबी से मैंने अभी जो सीखा है, लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स तो मैं ऐसे बहुत सारे आपको इंसिडेंट्स बता सकता हूँ जहाँ मेरा दिल बहुत दुखा है लोगों से। और हाई पॉइंट रहा है कि खुदा हाफ़िज़ 1 की कामयाबी के बाद कोई मुझसे स्क्रिप्ट ही नहीं माँगता था। बिना स्क्रिप्ट के मुझे साइन करने के लिए तैयार थे और हुआ भी है वैसा। हाई पॉइंट तो नहीं कहूँगा मैं बट मुझे लगता है चाहे कामयाबी हो, चाहे आपको फेलियर हो, चाहे आप सफल हों या असफल हों, आपको सेम रहना चाहिए। आपको अपनी स्थिरता को कायम रखना चाहिए, अपने बैलेंस को, अपने संयम को कायम रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा कामयाबी हो तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो और बहुत ज़्यादा फेलियर हो तो बहुत ज़्यादा दुखी भी ना हो। फेलियर्स के बारे में इसलिए भाई बात कर रहा था ना कि सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स आदमी को सिखाती हाँ है। जी, आपके बिल्कुल। साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहाँ एकदम टूट गए होंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे बाउंस बैक किया, कैसे उस समय अपना मोजो, अपना हौसला जोड़ के और फिर बाउंस बैक किया, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा मेरा परमात्मा में बहुत यकीन है, तो मेरी सारी ताकत मेरी माँ से और मेरा जो परमात्मा पे जो यकीन है उससे आता है। क्योंकि बहुत सारे इंसान आपका कई बार भरोसा तोड़ते हैं और दिल दुखाते हैं, तो फिर आप थोड़ा इंसानों पे निर्भर रहना बंद कर देते हो। फिर आपको आहिस्ते-आहिस्ते ज़िंदगी का सच ये समझ में आ जाता है कि भई अगर आपके माँ-बाप हैं तो उनकी दुआएँ आप कमा लीजिए उनकी सेवा से और अपने अपने परमात्मा के साथ आपको अपना रिश्ता बहुत मज़बूत रखना है। बेसिकली आइडिया ये है कि रब राज़ी तो दुनिया राज़ी। तो मैं अब दुनिया से ज़्यादा मैं अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए बेखौफ हो, डर नहीं लगता हाँ, कि जब पाकिस्तान से या कहीं से भी आपको जान से धमकी आती है, हाँ। इस तरह की चीज़ें, सलाहकार के बाद भी आई है? भाई पाकिस्तानी तो पागल हो गए हैं। इन्होंने मुझे मुझे कम से कम 1000 हेट मैसेजेस आ चुके हैं सलाहकार के बाद। मैं अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम दिखाऊँगा, तो भरपूर हेट मैसेजेस हैं और प्रॉक्सी हेट मैसेजेस कर रहे हैं। दुबई में बैठे हुए पाकिस्तानी भी हेट मैसेजेस भेज रहे हैं। पाकिस्तान में लंदन से बैठे हुए पाकिस्तानी भी हेट मैसेजेस भेज रहे हैं, प्रॉक्सी नामों से भेज रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे हेट मैसेजेस हाँ और कुछ लीनिंग टुवर्ड्स डेथ थ्रेट वाले मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा डर आ नहीं जाओ, लगता आपको? क्या डर लगता है, अब हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अब हम किस चीज़ से डरेंगे अब मेरे ख्याल से उनकी हम चिढ़ की एक वजह ये भी है कि नाम फारूक है, लेकिन दिल से ये हिंदुस्तानी है। इस तरह की इंडिया की कहानियाँ ये क्यों बता रहा है? इस वजह से भी चिढ़ होती है इन लोग को। देखिए मेरे हाँ, चिढ़ होती होगी कि भाई ये मुसलमान डायरेक्टर ने ऐसी कहानी क्यों बनाई है। तो जितना मैं मुसलमान हूँ, उतना ही मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। ये मेरी सरज़मीन है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मातृभूमि है। अब बहुत सारे लोग अभी तो थोड़े से मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं कि अरे! आपने मुसलमान होते हुए वंदे मातरम का गाना क्यों किया है? वंदे मातरम तो हम नहीं कह सकते हैं होते हुए मुसलमान। तो मैंने कहा मैं 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 1,00,000 बार कहूँगा वंदे मातरम। चाहे आप कोई फ़तवा दें या ना दें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारे घर में मेरे माँ-बाप को ये क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छी तरबियत रही हमारी। हमने कभी अपने डाइनिंग टेबल पे ये सब कन्वर्सेशंस कभी सुनी ही नहीं। हमारे माँ-बाप ने इन विषयों पे कभी बात की ही नहीं। तो मैं गणेश चतुर्थी में भी एक ज़माने में लेजम खेलता था। मैं होली मेरा सबसे फ़ेवरेट त्योहार है, मैं बहुत रुका रहता हूँ होली के लिए। अभी हाल ही में मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी मिल के आया वृंदावन में। तो ये मेरा कल्चर है ना, मैं इसी कल्चर में तो पला-बड़ा हूँ। दिवाली में बड़ा हुआ हूँ, होली में बड़ा हुआ हूँ, ईद में बड़ा हुआ हूँ, क्रिसमस स्कूल में सेलिब्रेट किया। तो ये तो मेरा कल्चर है ना, इसमें कोई रिलिजियस आइडेंटिटी की बात ही नहीं है। होली मेरा कल्चर है, दिवाली मेरा कल्चर है। अ अ
ईद मेरा पार्ट ऑफ माय कल्चर स्लैश रिलीजन है। माय सिस्टर इज़ मैरिड टू अ राजपूत। उनका कन्यादान भी मैंने ही किया। तो हम मेरे लिए ये सब दायरे नहीं हैं। मैं अपने आप को जितना मुसलमान मानता हूँ उतना ही हिंदुस्तानी भी मानता हूँ। मेरे लिए दोनों ही चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, उतनी ही मेरे दिल के करीब हैं। और आप सच्चे रिप्रेजेंटेटिव हो इंडियन होने के। मेरे ख्याल से यही हमारे देश की जीत है, यही कोर है हमारा। ये हाँ, गंगा बिल्कुल। जमुनी जो तहजीब की हम बात करते हैं, वो आप उसके हाँ, सही my रिप्रेजेंटेटिव my हो। all my best friends are Hindus. The people who've been most kind to me in life happen to be Hindu. So for me, those lines are they are not there. They are all blurred lines. मैं ये सब at least मैं ऐसे व्यू नहीं करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए हर त्योहार जो मेरे मुल्क में मनाया जा रहा है मेरे मेरे देश का वो कल्चर है। तो और मतलब माय ग्रैंडफ़ादर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको सर पे लाठी पड़ी थी तो सर के 3 टुकड़े हो गए थे उनके। वो 3 साल 3 दिन हॉस्पिटल में रहे फिर गुज़र गए। सो माय फादर नेवर इवन गॉट टू सी माय ग्रैंडफ़ादर। वो ऐसे ही एक शाम को एक प्रोटेस्ट के लिए निकले थे हमारे ग्रैंडफ़ादर और सर पे नेक्स्ट चीज़ पता चला लाठी पड़ी किसी क्लिनिक टाइप गवर्नमेंट रन क्लिनिक टाइप उस टाइप पे था जो वहाँ पड़े हुए थे वो। और तो मैं थोड़ा-सा हमारे फैमिली में हम सब बहुत मेरे फादर भी बहुत फ़क्र किया करते थे इस बात का कि उनके फादर डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश और प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल मार्च। सो वी आर अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। आई मीन हमारे हमारे पूर्वजों का भी खून मिला है यहाँ की और मिट्टी मैं कहीं पढ़ में। भी रहा था कि इवन इस्लाम में, कुरान में भी लिखा है कि आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, जी। उसकी सरपरस्ती, उसका प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ जी, इस्लाम का सबसे देखिए ये जो जिहाद वर्ड है ना इसको भी बड़ा मिसरिप्रेज़ेंट किया हुआ है कुछ मुल्लाओं ने और यूथ को अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमान यूथ को काइंड ऑफ भटकाया हुआ है इस वर्ड को लेके। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा जो जिहाद है, जो वर्ड है, सबसे बड़ा जिहाद होता है कि आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा प्रोवाइडर बनें और उसमें से एक दूसरा बहुत बड़ा जिहाद ये होता है जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और दूसरा बहुत बड़ा जिहाद होता है कि आप अपनी मातृभूमि को डिफेंड करें व्हेन अटैक्ड अपॉन। इवन एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि मेरे सब बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो मुस्लिम रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये जो फैमिली वाली बात है, उसके अलावा हाँ, अगर आपके घर में खाना है, आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है, जी। तो उससे बड़ा कुफ्र कुछ कुछ उससे हाँ, बड़ा उ पाप उससे नहीं है। बड़ा पाप नहीं हो सकता है। जैसे मुसलमानों में जो ज़कात देते हैं ना, ये जो कि आपके पास इतना पैसा है तो उसका एक आप एक इतना हिस्सा आपको बाँटना पड़ेगा ओवर द टैक्स दैट यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। तो ये जो ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है, उस ज़कात के कॉन्सेप्ट में आपको पता है आपका पहला दूसरा हकदार कौन है? आपका नेबर। अगर आपका नेबर है चाहे और ऐसा नहीं लिखा है आपका मुस्लिम नेबर, लिखा है आपका पड़ोसी पड़ोसी। और आप उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और आप नहीं करते हैं, तो आप अपना मज़हब फ़ॉलो नहीं कर रहे। इतना कमाल का रिलीजन है और इसका इंटरप्रिटेशन भाई कैसा है? रिलिजन को पढ़ता हूँ बड़े शौक से और बचपन से पढ़ता आया हूँ।